दोस्तों वेलकम है हमारे चैनल पे। जैसे आप जानते हो सफल लोगों का हम इंटरव्यू लेते हैं, उनकी किताब उनके मुंह से आपको सुनने को मिलती है, उनके सफलता के राज आपको सीखने को मिलते हैं। उसी तरह से उसी सीरीज में आज हम आपके सामने ले आए हैं सिंह सर को, सुभाष सिंह, जो पैनासे हॉस्पिटल न्यू परमिल में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसके फोटो आपको दिख रहे हैं, देखे हैं आपने। तो उनके साथ अब आप रूबरू करेंगे, उनकी सफलता की स्टोरी उनके मुंह से सुनेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो सर हमने सुना है कि आपका बचपन जो था कुछ अलग था, क्योंकि आज हम देखते हैं कि एमबीबीएस एमडी ऑर्थोपेडिक क्षेत्र में अपना एक नाम आपने बनाया है, और ये शुरुआत कुछ अलग हुई थी हमने सुना है, तो हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। किरण जी, मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत पिछड़े जिला मिर्जापुर में गांव में पैदा हुआ था। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कक्षा 10 तक हम लोगों ने जो पढ़ाई लिखाई करी थी वो घासलेट के तेल में दीपक जला करके जो हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे। अच्छा। और कभी ये अंदाज नहीं था कि हम डॉक्टर भी बन सकते हैं। अच्छा। डॉक्टर मतलब एम पढ़ाई लिखाई का सिर्फ यही था कि खेतों में काम न करना पड़े, इसलिए जो है पढ़ाई लिखाई करते थे। अब वो करते करते धीरे धीरे जो है हम इस मुकाम तक पहुंच गए, और ये भगवान का कुछ शुक्रगुजार है हम कि जो है भगवान ने जो है इस मुकाम तक हम लोगों को पहुंचा दिया। हाँ, इतना जरूर बोल सकते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने में सबसे बड़ा योगदान जो था वो ये था कि कोई यहाँ तक आने की कोई प्रेशर नहीं थी। हाँ। हमारे पास में मतलब हमें खोने का कुछ नहीं था, इसलिए हम यहाँ तक पहुंच गए। और आपको बताऊं, चूंकि हम लोगों का जो बचपन है, हमारा जो बचपन है वो बड़ा अभाव में गुजरा। माता पिता एजुकेटेड नहीं थे, किसान थे, अंगूठा लगाते थे, उनका अपना दस्तखत करने नहीं आता था। घर में परिवार में पैसे भी नहीं थे, घर भी खपरेल के थे, और हालत ये होती थी कि जब बारिश में इतने जगह से टपकने लगता था कि बारिश की स्पीड के हिसाब से खटिया खड़ा करके कभी कभी सोना पड़ जाता था। तो अब इतना सब होने के बाद जब हम इस मुकाम पे पहुंचे तो हमारी इस गरीबी का सबसे बड़ा फायदा जो है हमको ये मिला कि हमारे अंदर एक सेवा भावना आई। यस। हमें ये लगने लगा कि नहीं, ये जो आदमी है, ये जो मरीज है, ये शायद मेरी जैसे किसी जगह से आया होगा, शायद इसके खिस्से में पैसा नहीं होगा, शायद इसके जेब में पैसा नहीं होगा। तो मैंने जब ये अस्पताल चालू किया तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पैसे को कभी पैमाना नहीं बनाऊंगा। पैसा हमारी जिंदगी में कोई पैमाना नहीं रहेगा। मैं वही ऑपरेशन, किरण जी, मैं 1 लाख में भी करता हूँ, और वही ऑपरेशन अगर उस वक्त पैसा नहीं तो 10,000 में भी करता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे हाथ में कुछ ऐसा नहीं दिया है कि मैं 1 लाख सर्जरी करने के बाद मेरी हार्ड डिस्क खत्म हो जाएगी। हम जब तक जिंदा हैं तब तक ये करते रहेंगे। बहुत बड़ा बात बताया सर ने, तो ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है, और हमने देखा है क्योंकि अब मैं यहाँ पे इसी एरिया में रहता हूँ, तो ये जब भी आऊँ यहाँ हॉस्पिटल में लोग रहते ही है हमेशा। तो ये एक बहुत बड़ा अहम बात बताया सेवा भाव का, तो बहुत ही आपकी सफलता का एक बड़ा रहस्य आपने बता दिया है। थैंक यू वेरी मच। तो सर आपने बचपन का एक किस्सा बताया आपने कि आपके बाबूजी कुछ आप बोला करते थे, वो जो आप इतने बड़े सर्जन बन गए, तो उसका राज हम सुनना चाहेंगे। नहीं किरण जी, बाबूजी तो किसान थे। उनके दिमाग में उनका जो एम था वो ये था कि भाई जो है हम लोग बड़े होकर के किसी तरीके से उनका जो काम है उसमें हम हाथ बटाएं उनका। तो और हम लोगों की हमें ऐसा लगता था कि पढ़ाई लिखाई करना खेती किसानी काम से ज्यादा आसान है, उसमें मेहनत ज्यादा होता है। तो हम लोग अगर वो बोलते थे भाई चलो खेत में आज धान लगवाना चलना है, आज गेहूं करने चलना है, तो हम लोग ये बोलते थे कि नहीं आज हमें ये पढ़ाई करने जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो बहुत नाराज हो जाया करते थे। और नाराजगी में हमेशा ऐसा बोलते थे कुछ मतलब जो भोला भाला वाला कुछ गाँव में थोड़ा सा गाली टाइप का होता था, कुछ एडजेक्टिव लगा करके बोलते थे कि लगता है कि क्या सिविल सर्जन बनने वाले हो पढ़ाई लिखाई कर। तो उसके बाद में देखिए तकदीर ऐसा है, आज सर्जन बन गए, और वो भी सर्जन बनने की भी एक कहानी है। ये हुआ जब 6वीं कक्षा में जो हम लोग गांव के स्कूल में पढ़ने गए तो एक दिन स्कूल के में जो है मिठाइयाँ बट रही थी। तो हम लोगों ने पूछा भैया मिठाई क्या बट रही है, तो पता चला कि स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब थे उनके बेटे का
कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, जिसको सीपीएमटी बोलते थे उस जमाने में, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। तो हम लोगों को पता नहीं था सीपीएमटी क्या होता है। तो पूछा कि सीपीएमटी क्या है, बोला नहीं ये वो पढ़ाई है जिसको करने के बाद लोग सिविल सर्जन बनते हैं। तो उस जमाने में पहली बार 6वीं कक्षा में हम लोगों का एम सेट हुआ कि हम सिविल सर्जन बनेंगे। और उसके बाद में कुछ तकदीर ने साथ दिया कि ऑर्थोपेडिक सर्जन बन गए, सिविल सर्जन तो नहीं बने। यस यस, सर्जन तो बने, मतलब वो जो आपको कुदरत बनाना चाहते थे उसकी तरफ आपका काम किया हुआ। तो मेरे को अगला क्वेश्चन आपको ये पूछना है, जैसे आपका स्कूलिंग हुआ, स्कूलिंग के बाद आप कॉलेज में जाने लगे, तो वो सफर कैसे रहा? जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि घर में बारिश की कहानी बताई, पैसे की कहानी बताई, तो कैसे मतलब वो आपके मम्मी पापा के पास इतना पैसा था कि आपको, क्योंकि उस जमाने में डॉक्टर बनना तो आज का तो महंगा ही है ही, पर आपके घर में पैसे नहीं है और आप कैसे बन पाए, मतलब वो कैसा सफर रहा? इसकी भी बड़ी एक अजीब सी कहानी है। अब आपको मैं बताऊं किरण जी, जब हम कक्षा 10 पास हुए, जब जिले में जो है पहला स्थान आया, तो हमारे पिताजी ने रिवार्ड में हमको एक शूज खरीद करके दिया। अच्छा, मतलब उनकी यही एक जो है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी थी कि इससे ज्यादा वो खर्चा नहीं कर सकते थे। और हम लोग भी कभी साल में जो है एक बार जब जून जुलाई में स्कूल खुलता था तो एक हाफ पैंट और जो है 2 शर्ट मिल जाया करता था। इसके बाद हम कभी उम्मीद नहीं करते थे, और जो है 2-3 चप्पल सैंडल टाइप की चीजें वो दे दिया करते थे। और हम लोग को अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन पता थी, और हमें पता था कि अगर हम बाबूजी से कुछ बोलेंगे तो लाएंगे जरूर बेचारे कहीं से, लेकिन वो जा करके किसी साहूकार से पैसे उधार मांगेंगे, और वो फिर उस जमाने में गांव में 4% 5% ब्याज पे वो पैसे उठाते थे लोग। तो एक बार जो है अगर साहूकार से पैसे उठा लिए आप, तो आपकी कहानी खत्म हो गई, फिर तो वो उसका पैसा कभी चुकता नहीं था और कुछ होता नहीं था। तो ये सब चीजें हम लोग फिल्मों में देखते, ये रियलिटी में होता था, ये रियलिटी में हमारे जमाने में होता था, गाँव में होता था किरण जी। तो ये सब जमाने, ये सब चीजें हम लोगों ने बड़ी नजदीक से देखी है। और उसके बाद में मैं 10th पास करने के बाद में केंद्रीय विद्यालय में, सरकार के अनुदान से मैं केंद्रीय विद्यालय में चला गया। वहां पे आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं जिला परिषद के स्कूल में जब पढ़ता था तो हमारा पढ़ाई का माध्यम जो था वो हिंदी था। जब केंद्रीय विद्यालय में गया तो पढ़ाई का माध्यम जो था वो इंग्लिश हो गया। और उसका मतलब ये सडन इतना बड़ा चेंज था कि पहली बार गांव से शहर में गया, और दूसरा हिंदी से इंग्लिश में चला गया। कक्षा 8वीं में हमने ABCD सीखी। मतलब हमारे यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश में जो है जो अंग्रेजी की पढ़ाई होती थी वो कक्षा 8वीं से पढ़ाई करते थे, कक्षा 8वीं तक हिंदी पढ़ते थे हम लोग। उसके बाद में सारी बुक्स इंग्लिश में, सारे पढ़ाई के मीडिया इंग्लिश में। तो एक लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर था। उसका एक समझ में परिणाम ऐसा आया कि एक बार ऐसा भी जिंदगी में आया कि 12th में मतलब मैं 10th में 75% के बाद में 12th में 53% पे आ गया। लेकिन हमारे पास में फायदा था, क्योंकि हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको परसेंटेज कुछ समझता नहीं था कि मतलब 53 क्या होता है, 75 क्या है, कुछ ये सब कुछ पता नहीं था। हाँ, लेकिन 82 में 53% था। उसके बाद हमें पता थी कि हमें गलतियां हमने कहाँ की हैं, गलतियां करेक्ट की हैं, हमने गलतियां कहाँ करेक्ट की हैं, और गलतियां हमने 1 साल में हमने अपनी गलतियां सुधारी। और उसके बाद में जो है कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट में 83 में मेरे 97% मार्क्स आ गए। यस, आपने पूरा आगे जंप कर दिया। तो मैं लोगों को तो यही बोलता हूँ कि भैया आप खुद अपनी गलतियों से सीखो, गलतियों से डिप्रेशन में मत जाओ। और आप ये सोचो कि जो है अगर आपने जो है गलतियां, अगर कुछ गलत हुआ है तो आप इसके बाद आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अपनी कैपेबिलिटी को पूरा एक्सप्लोर करो और जी जान से जुड़ जाओ। और आप बिल्कुल डरो मत, और खोने के लिए आपके पास जिंदगी में कुछ नहीं है। करते जाओ। पावरफुल लेसन्स मिल रहे हैं हमें। यस, बोलिए सर। तो ऐसे ही रहा ये, मतलब गांव के स्कूल से लेकर के गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज तक का जो सफर था वो इसी तरीके से रहा कि एक बार मतलब ऐसे ही था कि आपको, मतलब मुझे जिंदगी में कभी भी ये किसी चीज का प्रेशर नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि अगर जैसे आजकल के लोग क्या होते हैं, आजकल के बच्चे क्या है कि वो अगर कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं
तो आधा से ज्यादा तो ये सोचते हैं नहीं होगा तो कि क्या, अगर नहीं होगा तो मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, अगर हम्म। नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे। ये जो लोगों के अंदर जो भावना है कि लोग क्या कहेंगे, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, ये जो होती है, ये आपकी जो अंदर छुपी हुई प्रतिभा है ना, उसको पूरे बाहर नहीं आने देती। यस। तो आपको कभी भी, आप जिस भी काम में जा रहे हो, आपको 100% अगर कोई काम करना है तो आप इसी तरीके से चले, वो काम करो कि यस आई कैन डू इट। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल भी है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते हो, मैं लोगों को हमेशा ये बोलता हूं कि आज मैं एमएस आर्थो करने के बाद मैं एमजीएम में असिस्टेंट प्रोफेसर था, 13 में एसोसिएट प्रोफेसर था। अगर मैं ये अभी नौकरी नहीं छोड़ा होता तो आज मैं प्रोफेसर हेड होता था, मैं हो सकता था किसी मेडिकल कॉलेज का डीन भी होता था और मेरी जिंदगी सबसे सुखी जिंदगी रहती थी, ठीक है। लेकिन मैंने ये सब लग्जरी चीजें छोड़ करके मैंने एक खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस करने की चैलेंज लिया। तो ये चैलेंज मेरा खुद का एक्सेप्ट किया हुआ चैलेंज था, ये मुझे दबाव में नहीं डाला गया था। तो अगर जब आप इस तरीके की चैलेंज करते हो ना, तो ये एक बिजनेस होता है। अब आपको इसको बिजनेस की तरीके से करना पड़ेगा। और किरण जी देखो, बिजनेस करना और सांप पकड़ना ये एक ही तरीके का है। कोई भी जो आप बिजनेस करते हो ना, तो ये सांप पकड़ने जैसा है। अगर आपको सांप पकड़ने के लिए, आप पता नहीं आप कितना जो है आपने देखा है लोगों को, सर्प मित्र को जो है सांप पकड़ना, कितना आपने सुना है या देखा है। लेकिन एक चीज है जिंदगी में, अगर सांप है, अगर आप सांप पकड़ने जा रहे हो, आपने हाथ डाला फिर निकाला, फिर डाला फिर निकाला, काट लेगा तो क्या होगा, और ये सब सोचने के लिए गए ना, सांप आपको जरूर काटेगा। और अगर आपको सांप पकड़ने का शौक है तो आप सांप को पूंछ से मत पकड़ो, पूरी सांप के आंख में आंखें मिलाओ, उसको ध्यान से देखो और पूरी ताकत से हाथ लगाओ और जा करके उसके फन को पकड़ लो पूरी ताकत से। सांप आपको कभी नहीं काटेगा। मतलब आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। ये जो आपके मन में डर की भावना है, ये है वो है, आपको जब आप बिजनेस करने के लिए आए हो तो आपको सारी सिचुएशंस को फेस करने आना चाहिए। हर सिचुएशंस को जो है आप किस तरीके से फेस करोगे, आपको आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए, आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, और सारी चीजों को चैनलाइज करके जो है आप सांप पकड़ने का खेल अगर बिजनेस में खेल रहे हो तो सांप को जो है आप अच्छी तरीके से पकड़ो, नहीं तो सांप काट लेगा आपको। यस दोस्तों, मैं तो मेरे नोट्स बना रहा हूँ, आप अपना नोट्स बना लीजिए। बहुत पावरफुल नोट्स है जो आपको कई किताबों में नहीं मिलेंगे। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं। मैंने भी ये बिजनेस में फेस किया हुआ है, मेरी वीडियो आपने देखे हुए हैं, तो ये प्रैक्टिकल हमें नॉलेज मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सर, क्योंकि एक बिजनेस का बहुत बड़ा सीक्रेट आपने खोल दिया है। क्योंकि हर कोई, जैसे ये रिसर्च बोलता है कि 10% बिजनेस मैक्सिमम जो है, जो अगर रिसर्च अगर देखेंगे 10 साल के बाद ओनली 3% बिजनेस अपन 10वीं साल के लिए बनाते हैं, 97% फेल हो जाते हैं। उसका कारण ये है वो सांप पकड़ नहीं पाते हैं, वो सांप पकड़ नहीं पाते हैं। और किरण जी इसमें दूसरी भी चीज है, ये जो सालगिरह नहीं मनाते हैं ना, उसके पीछे रीजन है। मैं आपको मैं अपने तजुर्बे से दूसरी चीज बता रहा हूँ। यस बिल्कुल। अब आप जिंदगी में कोई भी चीज कर रहे हो तो आपके कंपटीटर की नजर हमेशा आपके ऊपर रहती है, वो हमेशा आपके एक्टिविटीज को देखता रहता है, आप हमेशा आपके मूव को देखता रहता है। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैसा है कि आज हिंदुस्तान में हर जगह हर फील्ड में क्वालिटी बिजनेसमैन मिलेंगे, लोगों के पास क्वालिटी है, आपका कंपटीशन है, आप सोल बिजनेस नहीं कर रहे हो, और आपकी जो बिजनेस है, जो बिजनेस करने का आइडिया है, वो लोग जो है उसको बहुत ही क्लोजली वॉच करते हैं और उसको कॉपी करते हैं। यस। सो अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप कोई एक रेनोवेशन ला रहे हो, तो आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करोगे 3 साल तक, 3 साल में उसको मैच्योर करके जो है आप उसको 5 साल तक चलाओगे, 5वें साल में आपके कंपटीटर आपके उस आइडिया को कॉपी करेंगे और तब तक आप उस आइडिया को छोड़ के किसी और आइडिया में निकल चुके हैं।
यही एक सबसे बड़ा तरीका है कि जो है आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस तरह से करनी पड़ेगी कि आज हम यहाँ पे हैं तो हम 3 साल बाद कहाँ होंगे, हम 5 साल बाद कहाँ होंगे, और हमारा फाइनल डेस्टिनी कहाँ है, हमको फाइनली जाना कहाँ है। और ये गोल आपको डे 1 पे फिक्स करना पड़ेगा। आप जो है आर्बिट्री जो है कर रहे हैं, इसी तरह करते रहेंगे, चलता रहेगा वाला धंधे में अगर आप करेंगे तो फिर यही है कि आप सांप को डर डर के पकड़ रहे हो और आपको सांप जरूर काटे। यस, बहुत बड़ी बात बताई है उन्होंने। तो दो सीक्रेट हमें क्लियर हो गए हैं। जैसे हम सिखाते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मीडियम टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको अगला मुकाम पे जाना जरूरी है। बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट बताया आपने। सर मुझे और एक आपको अभी इसी की तरफ मुझे पूछना है, आप जब अपने करियर शुरुआत किया था, मतलब आप अपने ट्रेनिंग टीचिंग फील्ड में आए, टीचिंग से आपके डायरेक्ट पर्सनल प्रैक्टिस में आए, तो ये जो ट्रांजेक्शन पीरियड रहा ये कैसे रहा? मतलब चैलेंजेस से भरा रहा, स्मूथ रहा, तो क्या चैलेंजेस आए और उसमें चैलेंजेस आए तब आपने उसको एग्जैक्टली फेस कैसे किया, उसको मात कैसे दी? किरण जी देखिए, जिंदगी जीने का नाम ही चैलेंज है। और एक फिजिक्स की सिंपल प्रिंसिपल है कि आप लाइफ में या अपने प्रोफेशन में या कहीं भी आप जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे ग्रेविटी आपको उतनी अनस्टेबल करती जाएगी। सो आप जो है जैसे जैसे आपकी ऊंचाइयों को छूने लगेंगे वैसे वैसे आप अनस्टेबल होने लगेंगे और आपको नीचे खींचने के लिए तमाम तरीके की फोर्स जो है वो काम करना चालू कर देंगे, ऑटोमेटिक काम करने चालू कर देंगे। कुछ फोर्स ऐसा है जो दिखेंगे, कुछ ऐसे फोर्स है जो दिखेंगे नहीं लेकिन आपको नीचे खींचेंगे। तो चैलेंजेस तो आते हैं और चैलेंज हमेशा आए। हमारे लिए तो चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं यूपी में पैदा होकर के यूपी में पढ़ाई लिखाई करके मैं मुंबई आया और मुंबई भी कोइंसिडेंटली आया। मैं उस वाकये को बहुत अच्छा वाकया तो नहीं बोलता कि 93 में जब बाबरी मस्जिद गिर गई तो उस समय बॉम्बे वाज लिटरली बर्निंग, ब्लड था, चारों तरफ हाहाकार मचा था, लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे, बहुत विभत्स सीन था। मैं उस समय दिल्ली में काम करता था और जो है एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा मुंबई में कि जो है मुंबई में एक टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड आया था। हम लोग राम मनोहर लोहिया के कैंटीन में बैठे थे और कैंटीन में बैठ करके जो है मेरे सीनियर ने बोला कि भाई तुमको सीनियर रेजिडेंसी अगर करनी है 3 साल की यूपी में मेडिकल कॉलेज में टीचर बनने के लिए 3 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये देखो एडवर्टीजमेंट आया है और अप्लाई कर दो और यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। KEM का एडवर्टीजमेंट था। मैंने अप्लाई किया, कॉल लेटर गया, वहाँ से मुझे एग्जैक्ट वो कोई एक ट्रेन थी जो बॉम्बे सेंट्रल तक आती थी, उस ट्रेन पे बैठ कर गया था किरण जी। हालत इतनी खराब थी कि सूरत के बाद मैं इकलौता बंदा था जो उस ट्रेन में बैठ गया था। मुंबई लोगों आने में इतना डरते थे उस समय। बराबर, लाइफ के साथ खिलवाड़ है एक तरह से। आया, डायरेक्ट गया, KEM गया, डीन के चैम्बर में वो लेकर के इंटरव्यू लेटर लेकर के गया। अकेला लड़का था, अकेला डॉक्टर था जो कि पोस्ट के लिए आया था। तो इंटरव्यू क्या होना था, भाई मैडम थी, उन्होंने बोला कि भाई ज्वाइन कर लो। तो बोला मैडम कल ज्वाइन करता हूँ। बोला नहीं, अगर कल ज्वाइन करोगे तो नहीं, हमको आज ही जरूरत है, इतना हमको ज्वाइन कर लिया। और आया यहाँ पे इसलिए था कि जो है पोस्ट PG टीचिंग एक्सपीरियंस लेकर के यूपी में जाऊंगा और यूपी में जो है टीचर बन जाऊंगा किसी मेडिकल कॉलेज में। अब वो धीरे धीरे इस मुकाम पे कब सेटल हो गया और जो है उसके बाद में MJ मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया। MJ मेडिकल कॉलेज में आया तो पनवेल दिखा, पनवेल को जाना। पनवेल में जो है एक छोटी सी अस्पताल चालू करी। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जब मैंने 96 में यहाँ ये हम जानना चाहेंगे कस्टमर कि आज अगर आप जो वीडियो में आप देख रहे हो इतना बड़ा हॉस्पिटल, जब पीछे में देखा आगे में देखोगे तो पहले इस हॉस्पिटल की जर्नी सर बता रहे हैं, ये इतना बड़ा पहले नहीं था। तो 96 में जो है जब मैंने अस्पताल चालू किया तो मुझे मराठी नहीं आती थी। हम और पनवेल कॉस्मोपॉलिटन नहीं था। और ये जो है एक बहुत बड़ा विरोधाभास था कि आप सर्जिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, मरीज जो है को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके टेबल पे वो लेट करके आपके
हाथों में चाकू वो अपने शरीर के ऊपर चलवाने के लिए रेडी हो। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आप दे सकते हो, तभी पेशेंट सर्जरी कराएगा। 100 रुपए 200 रुपए, उस जमाने में 200 रुपए कंसल्टेंट फीस थी। 200 रुपए दे करके चैम्बर में आके कोई भी बैठ सकता था, लेकिन आपने बोल दिया कि भाई इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन कराने के लिए आपको मराठी नहीं आती, आप उस पेशेंट से आप उसके दिल से नहीं जुड़ सकते, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, हार्ट टू हार्ट बीट नहीं कर सकते हो, आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। फिर भी हम लोगों ने जो है ये जर्नी को जारी रखा, और आज प्राउडली कि जो पेनेसियो हॉस्पिटल का जो एक सफर था 96 में 5 बेड से चालू था, वो आज जो है 50 बेड के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। Yes. और इसके पीछे भी वही रीजन था कि हमने शॉर्ट टर्म प्लान बनाया, हमने जो है एक मीडियम प्लान बनाया, और हमने लॉन्ग टर्म प्लान बनाया। और अभी भी हम लोग बेसिकली जो है इसके आगे भी हमारा विजन है कि इस हॉस्पिटल को जो है हम एक 200 बेड के हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपका ये सेवा भाव आपने स्टार्टिंग में बताया, ये सेवा भाव ज़्यादा से ज़्यादा बीमार जो लोग हैं उनको मिले, उनको जो बीमारी की तकलीफ होती है वो सॉल्व हो जाए। और आपने जैसे बताया था कि जस्ट कि मैं ये नहीं देखता हूँ कि उसके पास पैसा है या नहीं है, उसको अगर 1 लाख में भी ऑपरेशन होता है, 10,000 में भी होता है, मतलब अब सही में सेवा का भाव दिखता है जो जनरली नहीं दिखता है। जनरली आपको सफलता किरण जी इसमें भी बहुत बड़ा रीजन है। आज के इस कमर्शियल इरा में, एक कमर्शियल जमाना है, इस कमर्शियल जमाने में भी जो है हम लोग जहां तक हैं, यहाँ पे हम जहां तक आए, हम एक जिला परिषद के स्कूल से उठ करके जहाँ पे हम 2 रुपए हम फीस देते थे महीने का, मेडिकल कॉलेज में आए। मेडिकल कॉलेज में हमारा फीस आपको जान करके ताज्जुब होगा, 2,500 रुपए साल का था। बाप रे, अभी तो लाखों में, अभी करोड़ों में चल रहा है, लाखों में बोलना है ये हो रहा है। ठीक है, हम लोगों का सिलेक्शन हुआ। हमने कभी भी जो है हमारे टीचर्स ने हमको कभी जो है इसलिए नहीं पढ़ाया कि जो है वो पैसे से वो उनको हमें पैसा देना है। मतलब उस जमाने में हमने देखा कि आप सब स्कूल के टीचर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, स्कूल के टीचरों की बात कर रहे हैं। मतलब अपना सफलता का क्रेडिट श्रेय आप गुरु वो उस जमाने के डेडिकेटेड टीचर, लेकिन रियल टीचर होते थे। हाँ, ठीक है, उन्होंने हम लोगों को इस मुकाम तक लाया। अदरवाइज हम कहाँ आ सकते थे। फाउंडेशन इतना स्ट्रांग बनाया कि बस हम अदरवाइज आज के जमाने में कि आप पता चलता है कि 10th पास करने के बाद जो है अब पेरेंट्स ये नहीं खोलता कि कॉलेज कौन सा अच्छा है, पेरेंट्स ये खोलता कोचिंग कौन सा अच्छा है। जाकर के भाई आकाश में डालो, यहाँ डालो, वहां डालो। लेकिन हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। वो टीचर इतने डेडिकेटेड रहते थे कि वो सारे कायनात वो करते थे जो आज कोचिंग क्लासेस में होता है, लेकिन उसके लिए वो पैसा चार्ज नहीं करते थे। और जो मतलब गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु परमो देवा की जो भावना है उन्हीं गुरुओं से आई है। आज मतलब वो ये भावना लिटरली उन्हीं के अंदर थी। और आज जो हमारी आप सेवा भावना के बारे में आप बात कर रहे हो, कि देखो हमारा तो एक इस तरीके की चीजें हैं कि हमने आज ये भी एक बिजनेस है। आज मेडिकल साइंस एक बिजनेस है। अगर मैं जो है मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ रुपए दे करके पढ़ाई लिखाई करके आया हूँ, तो मैं 1 करोड़ रुपए ब्याज के साथ में जो है मैं वसूलना चाहूंगा। आज हमने अगर जो है पढ़ाई लिखाई करी है 10,000 रुपए, हमने 12,000 रुपए में जो है अगर पूरी MBBS कर ली, तो हमें ये लगता है कि भाई हमने तो ये 5 करोड़ की पढ़ाई 12,000 रुपए में करी। और ये करी क्यों? ये सहकार के सहयोग से करी, ये इस देश के सहयोग से करी। तो कुछ तो ऋण है जिसको आपको चुकाना पड़ेगा, रिटर्न तो देना है, क्योंकि मतलब आपको सनातन धर्म में आप भगवान से भी डरते हो। तो ये जो चीजें थी कि जो है आपके हमारे पढ़ाई लिखाई में कभी पैसा हमें खर्चा नहीं करना पड़ा। इसीलिए जो है मुझे भी हॉस्पिटल में ये लगता है कि अगर किसी भी पेशेंट के पास पैसा नहीं है तो ही शुड नॉट बी डिप्राइव्ड फ्रॉम द ट्रीटमेंट। उसको चूकना मतलब ये है कि अच्छी क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलना उसका फंडामेंटल राइट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है उसका पैसा नहीं तो उसका इलाज नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ पे जितना सहयोग हो सकता है 100% करते हैं। मतलब
वही ऑपरेशन हम 10,000 में भी कर सकते हैं, वही ऑपरेशन हम 1 लाख में कर सकते हैं। मैं उस ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ जो मुझे करना है। ये अगर expertise का चार्ज है आपका। अगर मतलब ये सारी इंडिविजुअल लोगों के ऊपर होती है। और शायद ये सेवा भावना की हम लोग में इसलिए आई कि हम लोगों ने जो है, हम लोगों के मतलब लोगों ने हमारे साथ एक किया, लोगों ने हमको हमको यहाँ तक लेकर के आए लोगों का सहयोग रहा, उसमें गुरुओं का सहयोग रहा, लोगों का सहयोग रहा, सरकार का सहयोग रहा। यस, बहुत अच्छा। चलो, बहुत अच्छा जा रहा है इंटरव्यू। मुझे लगता है सबको मजा आ रहा है। तो जो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलो चलते हैं सर आगे क्वेश्चन की तरफ। तो सर आपकी इस जर्नी में जैसे आपने गुरुओं का जिक्र किया है, और किन लोगों को आप अपनी सफलता का श्रेय देना चाहेंगे? जैसे आपकी टीम है, आपकी हाउस वाइफ है, आपके बच्चे हैं, ऐसा नहीं होगा कि उनका सपोर्ट के बिना आप इतने आगे बढ़ सकते। तो ऐसे और कुछ लोगों को आप अपने सफलता में शामिल करना चाहोगे? देखिए, सफलता, बिजनेस की सफलता जो है, जो करियर की सफलता होती है, ये सोलो मैच नहीं है, ये टीम वर्क है। यस, डेफिनेटली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसी है ना, कि आप अपने जो टीम है आपकी, जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी स्वॉट एनालिसिस, उनकी स्ट्रेंथ को आप जानिए और उनके वीकनेस को आप जानिए। Yes. कि अभी फीफा का वर्ल्ड कप गया है। Yes. अब आप अगर फॉरवर्ड को डिफेंडिंग में लगा देंगे और डिफेंडर को बोलेंगे जाओ गोल मार करके आ जाओ, तो फिर गए आप। तो आपको अपने जो साथ में जो स्टाफ है, उनकी स्ट्रेंथ को आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन क्या कर सकता है, कितना कर सकता है, और उसको आपको थोड़ा फ्री हैंड देना पड़ेगा। आपको ये बोलना पड़ेगा भाई कि यू परफॉर्म। पेनिसिया में हमने एक कल्चर अपॉइंट की कि आज हम लोग एक बोलते हैं पेनिसिया परिवार। हमने यहाँ पे एक फैमिली कल्चर लेकर के आए। हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं है। हमारे यहाँ जो है सब ये परिवार के सदस्य हैं। और आपको किरण ये जान के आश्चर्य होगा कि ये हमारे पास में आज हमारे जो 5 स्टाफ हैं, हमारे जो 5 बेसिक स्टाफ हैं, वो जो 5 बेड के अस्पताल में थे, वही अभी 20-50 बेड के अस्पताल में हैं, और वही वो 200 के बेड अस्पताल में रहेंगे। तब वो आए। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जनरल रिटेंशन रेट ज्यादा रहता है। रिटेंशन रेट मैं आपको बताऊं कि वो यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए थे। उनको हम लोगों ने ट्रेन किया। उनकी मैरिज हमारे हॉस्पिटल में हुई। मतलब ये है कि उन्होंने हमारी पूरी जर्नी देखी, हमने उनकी पूरी जर्नी देखी। उनका लाइफ पूरा साथ में जुड़ा हुआ है। और मेरे जो शुरू के 5 कोर ग्रुप के लोग हैं, मैंने देखा जब मैं ये पेनिसिया चालू किया था, तो मैं मेडिकल डायरेक्टर लेकर के आया। मेरे पास में जो है 5 मेडिकल डायरेक्टर आए, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिशंस थे, ये सब कुछ थे, इसी रूम में बैठते थे। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो इस अस्पताल को नहीं चला पाए। फाइनली इस अस्पताल को हमारे वही 5 लोग चला रहे हैं जो चलाते थे, जो 5 बेड का अस्पताल चलाते हैं। क्योंकि उनको पता है, उनको ये पता है कि पनवेल का मरीज की साइकोलॉजी क्या है, उसका फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है। बॉम्बे में प्रैक्टिस करना और पनवेल में प्रैक्टिस करना, वासी में प्रैक्टिस करना बहुत अंतर है। राइट। तो बेसिकली कैसा है कि आपके बिजनेस में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है, आपकी कस्टमर की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है, उसको आप क्या सेल करने वाले हो, आपकी जो सर्विसेज है उसकी सर्विसेज की बेसिकली जो है, जो हम ये बोलते हैं कि उसकी वैल्यू ऑफ मनी है कि नहीं, वैल्यू ऑफ मनी है कि नहीं है। तो आपको सर्विसेज कस्टमाइज करके देने पड़ेंगे। आप सर्विसेज, आप जैसे किसी कारपोरेट हॉस्पिटल में जाते हो, किसी कारपोरेट हॉस्पिटल में बोलो भाई फलाना ट्रीटमेंट इसका इतना खर्चा, फलाना ट्रीटमेंट इसका इतना खर्चा, फलाना इसका इतना खर्चा। आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको पेशेंट का पॉकेट देख करके आपको पैकेज बनाने करने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ा रहस्य है। तो इससे सबसे बड़ा आपने सवाल ये पूछा कि आपका सहयोग किसका है, तो ये सहयोग जो है हमारी इस टीम का है, जो कि पेनिसिया को हम वहां से यहाँ तक लेकर के आए हैं। यस, मतलब विन-विन सिचुएशन है।
मतलब Yes. कस्टमर भी हैप्पी है, आपका सर्विस भी बेस्ट हो रहा है, एंड तो बेस्ट फंडा है कि यू शुड ट्राई टू रिटेन योर स्टाफ। रिटेंशन इज द प्राइम प्रिंसिपल टू ग्रो योर बिजनेस। यस यस, तो नया आएगा फिर नया सब कुछ होगा, ये बहुत बड़ी बात बताई है। तो बिजनेसमैन है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका अगर कंटिन्यूस रिटेंशन आपका एम्प्लॉय है तो ज़्यादा बेनिफिट आपका होगा, क्योंकि नया आएगा तो नया समझ के कुछ गड़बड़ होगा। बहुत नए नए सीक्रेट का भी, मतलब हम सोच रहे थे डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लेंगे, बट एक तो बिजनेसमैन का इंटरव्यू हो रहा है। तो जो मेरे बिजनेसमैन दोस्त है उनको लिए भी बहुत फायदा हो रहा है, और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ आपको लेके जाऊँगा, हम समापन की ओर जाएंगे, उससे पहले आपके पास एक सवाल है। आपका ये जो जर्नी रहा, जनरली हमने सुना आपके एक छोटे गांव से लेके पनवेल जैसे न्यू मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी में इतना बड़ा अस्पताल खुला है आपने, तो इसमें दो सवाल है इसमें छोटा सा। एक, जब चैलेंजेस आता है, क्योंकि जब आदमी टूटता है ना, वो जो मोमेंट है उस वक्त जो बोलते हैं हम कि फिर से बाउंस बैक करना, तो वो आपको क्या चीज़ है जो आपको बाउंस बैक कराती है, ये पहला सवाल है। और दूसरा कि जो मोटिवेशन चाहिए, एक होता है बाहर का और एक अंदर का, तो वो क्या है आपका अंदर, मतलब उस सवाल के दो मैंने रख दिया आपके सामने। बोलिए। आपका ये जो पहला सवाल है कि जो है जो चैलेंजेस है उसको आप कैसे फेस करते हो, जो टूट जाता है, अभी कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा। तो देखिए किरण जी, जिंदगी में एक तो है कि अगर धूप है तो छाव होने वाली है, दिन है तो रात होने ही वाली है, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। अब जब आप एक बिजनेस करते हो तो आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। बगैर रिस्क लिए हुए आप 100% सेफ बिजनेस नहीं कर सकते। 100% सेफ आपको चलना है तो आपको जॉब करना पड़ेगा, आपको किसी के पास में 5 लाख या 10 करोड़ की पैकेज की जो है नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। बिजनेसमैन कभी भी सेफ गेम नहीं खेल सकता, उसको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा कि जो है उसको हमेशा एक एग्जिट रूट बना करके रखना पड़ेगा कि अगर जो है चीजें हमारे हिसाब से नहीं गई तब क्या। तो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हमको हमारी जिंदगी के अगर तजुर्बे से पूछेंगे तो मेरे लिए तो तजुर्बे का यही है कि मैंने बहुत ज्यादा रिस्क लिया जिंदगी में। यहाँ आने के बाद भी मैं, आप जिस अस्पताल में बैठे हो, ये पनवेल का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है। और जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा यहाँ कोई सगे वाला नहीं था। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी चैलेंज ये थी, कि हमें ये लगता था किरण जी कि अगर मैं कोई भी गलती करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, हमें कोई बचाने वाला नहीं, हमारा कोई माँ बाप नहीं है, यहाँ कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, मेरा सरनेम भी पाटिल घरत नहीं है, हमें कोई बचा लेगा, हमें मराठी भी नहीं आती, तो अगर मैं छोटी सी भी गलती करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और मैं छोटी सी भी गलती करूंगा तो उसी दिन मैं फिनिश हो जाऊंगा। तो ये जो गलती नहीं करने का जो डर था उसने हमारी सब चीजों को रिफाइन किया, क्वालिटी वाला हमको बोला कि आई हैव टू डिलीवर द क्वालिटी। अगर मेरा एक केस भी इन्फेक्ट हो गया तो लोग हमें कंज्यूमर कोर्ट में जाके हमसे लाखों रुपए मांगेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने उन सब चीजों को जो है, ये जो डर था उसने हमको क्वालिटी डिलीवरी करने की एक प्रेरणा दी। अच्छा, जब आप क्वालिटी डिलीवर करते हो तो वो तो पैसा आता है, पैसे से ही क्वालिटी आती है, क्वालिटी फ्री तो आती नहीं है, तो आपको फिर लोन लेना पड़ेगा, आपको पैसा कहीं ना कहीं से मोबिलाइज करना पड़ेगा। अब पैसा मोबिलाइज करना पड़ेगा तो बहुत बड़ा रिस्क है, आपने पैसा लिया बाद में नहीं रिपेयर कर पाएंगे। तो मेरा जो बचपन था वो इतना गरीबी में गुजरा था कि मुझे लगा कि मुझे सब कुछ तो मैं यहीं से कमाया है, अगर फिर से जीरो हुआ तो जाऊंगा गांव में बैठूंगा, और ये मतलब मुझे किसी भी चीज का डर नहीं था। कॉलेज वाला फंडा फिर यहाँ आया और जो है मतलब ये था कि भाई ठीक है जो है करो, अगर बहुत होगा तो व्हाट लास्ट क्या हो, लास्ट सब चला जाएगा, खेती करेंगे तो ये जो भावना थी जो है, इसको जो है ये हमको फेस करने की होती है। जो दूसरा मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताऊं कि ये जो चैलेंजेस हैं, जो बिजनेस के चैलेंजेस हैं, जो प्रोफेशन के चैलेंजेस हैं, जैसे हमारे प्रोफेशन के जो चैलेंजेस हैं, मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं एज ए सर्जन, हम एक ही सर्जरी को
एक ही तरीके की सर्जरी को मैं 10 पेशेंट को अगर जो है मैं ही ऑपरेट करता हूँ, 10 के रिजल्ट सेम नहीं होते किरण जी। 10 के रिजल्ट अलग अलग होते हैं। लोगों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स रहते हैं। 100% पेशेंट कभी सेटिस्फाई नहीं होता। पेशेंट्स आता है, मतलब हम पेशेंट से जो है वाहवाही सुनने के लिए भी तैयार हैं, तो हम 10 पेशेंट आगे हमको गाली भी देगा, ये भी जो है हमारे दिमाग में रहता है। इसके लिए हम तैयार भी रहते हैं, इसके लिए जो हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। तो जो मेंटल स्ट्रेंथ है, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैं सारे लोगों को ये मंत्र देना चाहूंगा कि देखिए, आज के समय में जो बेस्ट मेंटल स्ट्रेंथ आपके पास आती है वो आपकी फिटनेस से आती है। आपके जो है मतलब आप थोड़ा मैं उसको ये बोलूंगा कि थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहिए। आप अपना सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपका, वो जो आपने हेल्थ में इन्वेस्ट करिए। जो सबसे वैल्यूएबल चीज है वो है टाइम। तो आप अपनी हेल्थ के लिए, आप चाहे कितना भी बिजी हो, चाहे कुछ भी हो, आप अपनी जिंदगी के कम से कम, अपने बिजी शेड्यूल के भी जो है ना, सुबह के कम से कम 1-2 घंटे, सुबह नहीं कर सकते तो शाम को थोड़ा समय आप अपने शरीर के लिए, अपने हेल्थ के लिए जरूर दीजिए। और ये कहना है कि हमारे पास समय नहीं है, हम तो बहुत बिजी हैं, मैं इसको नहीं मानता किरण। यस यस, ठीक है। मैं इसको जो है आपको मैं एक दूसरे एग्जांपल की तरह से मैं आपको बता सकता हूँ कि आप बोल सकते हैं कि मैं तो भाई, हमारे बहुत लोग आते हैं, जब मैं उनको बोलता हूँ कि भाई थोड़ा योगा करो, थोड़ा प्राणायाम करो, क्योंकि हमारी आर्थोपेडिक डिजीजेज जो होती हैं, जो एज रिलेटेड डिजीजेज हैं, बैक पेन है, नेक पेन है, ये किसी मेडिसिन से ठीक नहीं होती, ये आपकी लाइफस्टाइल से ठीक होती है। अब जब हम लाइफस्टाइल सुधारने की बात करते हैं कि भाई अपना पोस्चर ठीक करो, एक्सरसाइज करो, ये करो, तो मेरे पास ओपीडी में लोग आते हैं, डॉक्टर साहब समय ही नहीं है, मेरे को तो, मुझे तो जेएसडब्ल्यू में काम करता हूँ, मेरे 5 बजे की बस खड़ी रहती है यहाँ पे, 5 बजे मुझे बस पकड़ना होता है, तो मैं उठ करके मैं ये करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि अगर आपको ये पता चल जाए कि अभी कल सुबह के 8 बजे यमराज आपको आकर के लेके जाने वाले हैं, तो आप अपने जो है ना 12 घंटे के अंदर 12 सालों के सारे काम करवा लेंगे। आप वकील पकड़ेंगे, वसीयत लिखेंगे, आप बैंकर को पढ़ेंगे, बैंक बोलेगा, बैंकर के पास जाएंगे, बोलेगा लाओ सिग्नेटरी चेंज कर दूं, लाओ जो है मैं अपने नॉमिनी चेंज कर दूं, सब काम वो कर डालेंगे। उस समय भी वही 12 घंटे आप बस रहते हैं, लेकिन तब आप टाइम मैनेज करते हो। तो ये एक्सक्यूज कि मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे करूं, ये मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। अगर जिंदगी में मैं जो मैंने ये चीज देखा है कि आप लाइफ में कितना भी बिजी हो, आप थोड़ा समय अपने लिए जरूर निकालिए। आप अपने शरीर को थोड़ा मैं तो मेरे शरीर को 2 घंटा देता हूँ। अगर आप 2 घंटा बोलने वाला था, आपने बोला, बहुत अच्छा किया। आप अगर 2 घंटा नहीं दे सकते, आप आधा घंटा दो, आप 2 जरूर। आप जो है आप जाओ, मॉर्निंग में उठो, थोड़ा वॉकिंग करो, थोड़ा जिम जाओ, थोड़ा योगा करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, जो आप जिसमें इच्छा आपकी हो, लेकिन करो। उस समय आप ये अपने मोबाइल मत लेके जाओ, जो मैं करता हूँ, मैं 2.5 घंटे तक वही जो डॉक्टर साहब करते हैं वही बता रहे हैं। पनवेल में बड़ा तालाब में आपको डॉक्टर के लेके रोज सुबह आप जो है मॉर्निंग वॉकर ग्रुप बनाओ और आप जाओ और आप कुछ न कुछ ऐसी चीजें करो जो कि आपके लिए स्ट्रेस बस्टर हो। क्योंकि सुबह सुबह जो है आप सीधा सो करके उठ करके आप सीधे ऑफिस में आ जाओगे, सीधे करोगे तो आपकी चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं। आप मॉर्निंग को जाओ, स्ट्रेस बस्टर्स थोड़ा सा, आपकी जो हॉबी की जो भी एक्सरसाइज है आप उसको करो, और उसके बाद में जो है आपको ये रियलाइज होगा कि उसके बाद में आपकी जो, चाहे फाइल की डीलिंग कर रहे हो आप, चाहे पब्लिक की डीलिंग कर रहे हो, चाहे मैं सर्जरी कर रहा हूँ, आपका भी आप अप्रोच बदल जाता है। कूल माइंड से करोगे, एनर्जेटिक से करोगे, कोई भी डिफिकल्टी आई आपको डील करने की पावर बढ़ जाती है। आपको मतलब आपके अंदर एक चीज आ जाती है ना किरण जी कि आई कैन डू इट। मतलब ये एक वो भावना कि अरे ये कैसे होगा, इसको हटा करके ये आ जाती है कि अगर आप जो है थोड़ा सा जो है आप योगा प्राणायाम तो आप मेंटली फिट है तो यू कैन, मतलब आप सोचते हो आई कैन डू इट यार, ठीक है हुआ अभी कर लेंगे, आई कैन हैंडल दिस। और ये भावना जो है ना आपको उसी समय आती है जब आप अपने को फिट रखते। बहुत सही बताया इन्होंने, जिन्होंने भी, अगर एक डॉक्टर बोल रहा है
हम तो योगा टीचर है, हम तो बोलते रहते हैं, बट एक डॉक्टर साहब खुद अपना बिजनेस का, अपनी अच्छी डॉक्टरी का सीक्रेट बता रहे हैं। आप जो भी आपको पसंद आए, योगा हो, स्विमिंग हो, जिम हो, चलना हो, जो भी आप सहूलियत हो आप कीजिए, खुद के लिए आधा एक घंटा दीजिए। यस, बहुत बड़ा मैसेज दिया है सर ने। चलिए सर, मैं लास्ट सवाल आपको पूछता हूँ। बहुत आपने लंबा समय ले दिया है और दिल खोलकर आपने दिया है, तो इसके लिए हम शुक्रगुजार रहेंगे आपका। वो भी मुझे याद है, वो भी अच्छा लगा होगा उनको। अभी फ्यूचर की योजना आपने जस्ट अभी बताई 200 बेड का, तो जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, मतलब किस तरह से आप, क्या रहेगा उसमें और क्या लोगों को, या तो सीक्रेट है, बाद में बताने वाले हैं। हाँ किरण जी, अभी थोड़ा कुछ सीक्रेट Yes, yes, yes. हाँ, बट लेकिन मैं एक चीज ये बोल रहा हूँ हाँ। कि जो है हम लोगों ने जो गोल सेट किया है, हाँ। मतलब ये हमारा मतलब ये जैसा मैंने आपको बताया कि जो है अगर आप बिजनेस को ग्रोथ नहीं करते हो, आप अगर बिजनेस को ग्रोथ नहीं करते हो तो भी उस बिजनेस को बोलते हैं कि अभी डिटोरिएशन में आप जा रहे हैं। यस, सो मतलब लाइफ इज अ कंटिन्यूअस ग्रोइंग प्रोसेस। बिजनेस लाइफ साइकिल में आप नीचे जा रहे हैं। आपने तो डेफिनेटली वी आर थिंकिंग कि बाय 2025 वी आर गोइंग टू कम विद अ बिग हॉस्पिटल। हमने सिडको से एक 3600 स्क्वायर मीटर की जगह उलवे में ली है, टेंडर प्लाट करके, जिसमें 200 बेडेड हॉस्पिटल्स जो है बाय 2025 जो है वी आर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन, हमने चालू कर दिया है। ग्रेट। सो होपफुली हम उद्घाटन में मिलेंगे आपके वीडियो बनाते हुए। So that is my that was my goal, जो मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था। आपने चलो, अपना बड़प्पन है, आपने लोगों के लिए बता दिया, लेकिन आपने एक चीज मिस कर गई, जिस मैंने सवाल पूछा था कि आपका फैमिली का रोल कितना है आपके इसमें। शायद आप कहीं वो वीडियो उधर देख लिया तो कहीं वो मिस ना हो जाए। मैंने पूछा था बट अपने फ्लो में रह गया, क्योंकि क्या है, आप जब समय इधर देते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेंबर सफर करते हैं, तो उनका तकरार रहता है या सपोर्ट रहता है, वो चीज थोड़ा सा जाते जाते। देखिए, आप कोई भी चीज बगैर फैमिली के सपोर्ट नहीं कर सकते हो, और चाहे आपका प्रोफेशनल कैरियर हो, प्रोफेशनल ग्रोथ हो, जैसा कि कहा जाता है ना कि जो है कोई भी चीज मिलती है तो किसी न किसी के बलिदान से मिलती है। आज हमको आजादी भी मिली है तो बहुत लोग इसमें जो है बलिदान हुए, बलिदान दिए हैं काफी लोगों ने। तो ये जो सफलता है, इसमें डेफिनेटली सफलता के अंदर ये जो सफलता मिली है उसमें डेफिनेटली आपके फैमिली मेंबर, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, सबने अपने बलिदान दिए हैं। सबने जो है, उनको शायद हमने एज अ फादर वो टाइम नहीं दे पाया होगा जो हमें देना चाहिए था, उसका हाँ एक्सपेक्टेशन था। और मुझे आपको इसके बारे में भी मेरे पास एक बड़ा अजीब तरीके का अनुभव था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। यस सुना चाहिए। मैं एज ए आर्थोपेडिक सर्जन, शुरू में आपको पता होगा कि आर्थोपेडिक्स मतलब एक्सीडेंट, हाँ, हड्डी टूटा तो क्या आएगा, हड्डी का डॉक्टर। तो जो है मैं बेसिकली ट्रॉमा सर्जन था। मैं सब एक्सीडेंट के पेशेंट्स डील करता था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अभी बच्चों को भी पता था कि डैडी आएंगे नहीं, डैडी मिलेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा प्लान बनाते नहीं थे। उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ घूमने चलो, वहाँ घूमने चलो। शायद हमारी पत्नी से उनको बता देती रही होंगी, देखो डैडी का टाइम है नहीं, जाएंगे तो प्लान मत बनाओ। तो एक बार हमारे यहाँ से, हमारे नेटिव प्लेस से कुछ हमारे रिलेटिव आए। हमने सोचा कि चलो, हम लोगों ने प्लान बनाया महाबलेश्वर जाएंगे। एक हफ्ते भर की छुट्टियाँ मनाने के लिए लोग आए थे। तो हम यहाँ से निकले, हम पूना के पास तक पहुँचे तो ऐसी धमाल चालू था गाड़ी में, बच्चों का, सबका, सबकी प्लानिंग बन रही थी कि हम महाबलेश्वर जाके ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो मेरी बेटी बोलती है, इतना खुश मत हो, अभी एक फोन आएगा, गाड़ी यू टर्न होगी और चले जाएंगे डैडी अस्पताल। तो जब महाबलेश्वर पहुंच जाना तब समझना हम आ गए हैं। थोड़ा कुछ मैं आपको एक हकीकत बताऊं, ये चीज मेरे दिल को इतनी टच करी। उस समय मेरी बेटी 10 साल की थी। मुझे इतना टच करी कि देखो, इन बच्चों की जो बचपना है, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि आज मेरी बेटी को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं पहुंच पाऊंगी महाबलेश्वर तक। उसकी जाने की इंटेंस इच्छा है, लेकिन वो ये बोल रही है कि जब पहुंच गए तब मान लेना कि आ गए हैं, अभी तक श्योर मत मानो। ये दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, आई शुड ड्रॉ अ लाइन।
और वो लाइन मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया कि अब हाँ, जैसे मैंने देखा आज आप अपनी बेटी को छोड़ के आए। हाँ, मुझे आप बहुत अच्छा लग रहा था, डॉक्टर साहब बेटी को छोड़ने क्यों जा रहा हाँ, है? तो मेरी बेटी है, उनको ट्यूशन को छोड़ के आया। हाँ, यस यस। तो अभी तो मुझे समझ में आ रहा है उसका रीजन। अभी किरण जी मेरे पास में मैं ये भी मैं सारे लोगों को बताना चाहूंगा कि देखो, अगर अपने बच्चों को अगर आप समय नहीं दोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। मेरे पास 2 ड्राइवर हैं किरण जी, लेकिन मैं आई मेक अ प्लान कि मैं मेरे बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने जाता हूं और क्लास से लेने आता हूं, क्योंकि यही एक समय है जिसमें मैं मेरे बच्चों से बातें करता हूं। इसके अलावा हाँ, वो टाइम जो है मैं उसमें मेरी ड्राइवर नहीं जाता। हाँ। वो मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद बच्चों को, मैं सारे लोगों से अपील करूंगा कि आपके पास कितना भी ड्राइवर रहने दो, आप जरूर अपने बच्चों को मॉर्निंग में स्कूल छोड़ने जाइए। और मॉर्निंग में आप जब स्कूल छोड़ने जाते हैं किरण जी, तो आप उनसे आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें मत करिए, उनसे थोड़ा मस्ती की बातें करिए, तो ही वो आपसे खुलेंगे। अदरवाइज जो है उनके मन में ढेर सारी चीजें रहेंगी जो आपसे बताएंगे नहीं। फ्रेंडशिप बनी। हाँ, तो एक तो ये, और दूसरा मैं अब सैटरडे दोपहर के बाद से लेकर के मैं मंडे मॉर्निंग तक डॉक्टर नहीं रहता हूँ। फैमिली मैन हो जाता हूँ। फैमिली मैन हो जाता हूँ, क्योंकि अभी उनके लिए भी आपको उनको समय देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कैसा है, आपको अपनी ये जो शेड्यूल टाइम है उसमें थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आपको उस समय आप ये मत सोचो कि अरे आप नहीं रहोगे तो क्या होगा। आप ऐसा सोचो कि आप इस दुनिया में नहीं तो भी चल रही, आप नहीं रहोगे तो भी चलेगी। तो आपका अल्टरनेटिव तैयार करो और चलो। तो लोगों के ऊपर भरोसा करो, अपने पावर को डिसेंट्रलाइज करो। आप लोगों को जो है, आप अभी ये तो हेल्थ सर्विस, अभी तो हॉस्पिटलिटी सर्विसेज में लोग 1% भी जो है लैकुना बर्दाश्त नहीं करते। लोगों को 100% परफेक्शन चाहिए। आप अकेले 100% परफेक्शन कभी नहीं दे सकते। तो बिल्ड योर टीम, अच्छी टीम बनाओ, डेडिकेटेड टीम बनाओ, टीम के ऊपर भरोसा करो, टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और टीम को ट्रेंड करो कि कितना अच्छे तरीके से आपको परफॉर्म करना है। और आप धीरे धीरे उस टीम को बिल्ड करने के बाद आप धीरे धीरे अपने को थोड़ा सा पीछे रखना चालू करो। यही एक सक्सेस है कि आपको करना पड़ेगा। आप पनेसिया में कभी आएंगे तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि जो है मतलब डॉक्टर सिंह कहाँ बैठे हैं, कौन कहाँ बैठा है, क्या बैठा है, क्योंकि आप अपना प्रॉब्लम लेकर के और रिसेप्शन वाला आपको वहीं पे बता देगा, आपको फलाने आदमी को आप मिल लो, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डॉक्टर सिंह नॉट नेसेसरी सब जगह वही पे, सब वही पे। So this culture we have developed and that's why we are running this hospital as a Panacea family, not a Panacea member. बहुत बड़ा सीक्रेट हमने बताया। मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था क्योंकि ये मैं नहीं दे पाता हूँ फैमिली को समय। तो बहुत अच्छा है कि इतने बिजी शेड्यूल में से किस तरह से वो टाइम क्वालिटी मैनेज करना है। देखिए मैंने आज भी आपसे इस इंटरव्यू के लिए आए थे, ठीक है, लेकिन मेरी बेटी को जो है छोड़ के मुझे आश्चर्य हो रहा था। मेरा ड्राइवर बैठा था, लेकिन वो ड्राइवर को फोन नहीं किया, डैडी लेने आओ, ठीक है। और बॉन्डेज हाँ, और मैं ये भी नहीं, मैं पेशेंट्स को थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया, जरा रुको, मैं मेरी बेटी को छोड़ के आता हूँ। रियल जो बोलने से पेशेंट को भी मतलब झूठ वाली बात भी। हाँ, तो छोड़ के आया। बहुत बड़ी बात है सर, ये अपने फैमिली को कैसे नर्चर करना एक बहुत बड़ा सीक्रेट आपने खोला है। जाते जाते बहुत बड़ी बात आपने बताई है। नहीं, उसमें ये भी है ना कि देखिए फैमिली फर्स्ट। आज कैसे आपको प्रायोरिटाइज कैसे करना पड़ेगा। आपको आपकी एक तो प्रोफेशनल लाइफ हो गई, एक फैमिली लाइफ हो गई, बैलेंस। आप इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा, अब उसमें भी जो आपकी ये लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, उस पर्सनल लाइफ में फैमिली लाइफ इज ऑन द टॉप। उसके बाद में फैमिली, देन फ्रेंड, देन सोसाइटी। सही है। अगर आपकी फैमिली नहीं अच्छी है तो आप फ्रेंड्स के लिए अच्छा क्या करेंगे। और अगर आप ना तो फैमिली देख पा रहे हो ना फ्रेंड्स को संभाल रहे हो, तो सोसाइटी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। सो आपको तो जो है ये तो स्टेप्स हैं। आपको फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड योर फैमिली। लोग उल्टा करते हैं दिखाने के लिए, समाज में बहुत अच्छा करेगा, फैमिली में तो यही भी एक आपका सफलता का राज है। बहुत सही बताया। चलो हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, काफी समय हो गया है मेरे हिसाब से 11 को 10 मिनट कम है। इस अभी जो आप वीडियो देख रहे हो
तो हमने 9 बजे शुरू किया था इंटरव्यू, उसके बाद इनफॉर्मल हुआ, फिर ये फॉर्मल हुआ, 11 को 10 मिनट कम है। तो दोस्तों डॉक्टर साहब ने दिल खोलकर अपनी ज़िंदगी के सीक्रेट्स, ज़िंदगी के रहस्य, सफलता और अपना पूरा उतार दिया है इस वीडियो में। तो डॉक्टर साहब सही में हम दिल से शुक्रगुजार है और बहुत कुछ सीखने को मिला, और आगे हमारी खुद की मिस्टेक भी हमें समझ में आई और लोगों को भी हम सिखाएंगे इस आपके सफलता के रहस्य। तो आपने इतना बहुत कीमती समय हमको दिया, और आपकी जो फ्यूचर की योजना है उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभेच्छा है। एक लास्ट सवाल और एंड करेंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें हमें कुछ सुझाव देना है या लोगों को कुछ सुझाव देना है, तो इसके बाद हम एंड करेंगे। किरण जी, कौन से प्रोजेक्ट के बारे में? हमारा जो ट्रेनिंग, अब जो इंटरव्यू लेते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, आपका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आप हमारे हिसाब से आप जिस तरीके से आप हम जैसे छोटे छोटे लोगों के बड़े पकड़ करके, और जो है हमारे अनुभव, अगर हम तो ऐसा समझते हैं कि हमको हमारे किसी गुरु ने बोला था कि जैसे हम जब सर्जिकल टेक्निक्स हम कुछ करते हैं तो हर आदमी की कुछ एक फाइन पॉइंट होती है जिससे वो अच्छा सर्जन बनता है। मतलब अच्छा सर्जन और बुरा सर्जन में सर्जन वही रहता है किरण जी। सिर्फ ये होता है कि वो प्रोसीजर में कुछ माइनर ट्यूनिंग होती है जो अच्छा सर्जन उसको जानता है और बुरा सर्जन वो नहीं जानता है। तो अब हमने जिंदगी में एक मुकाम जहाँ से हमने अपनी जिंदगी की जर्नी चालू की थी, और आज कल तक हम आज जहाँ पे हैं या कल हम जहाँ पहुँचेंगे, उसमें हमने अपनी जिंदगी की हर चीज़ें आप बताई। और इसमें अगर कोई किसी को जो है अगर कुछ फायदा हो जाए, डेफिनेटली हो जाए, तो आप जो है आपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू अब हमसे ये जो बातचीत किया, और बातचीत करने के बाद में ये सारी रहस्य जो है जो हमसे इतना सारा एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस को आपने चैनलाइज किया, और इससे जो है समझो अगर 1% लोगों का भी कुछ भी भला हो गया तो इससे बड़ा पुण्य का काम आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। सही। तो आपका प्रोजेक्ट तो जो है हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये सबसे बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो आपकी, आप लोगों को जो है आप इस तरीके से मतलब लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करा रहे हो। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर लोगों के लिए क्या मैसेज है लास्ट? नहीं, मैं लोगों के लिए तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि भैया जिंदगी में जो भी करना है उसमें डरो मत, करो। यस। और हमेशा जो है आप अपना एक एग्जिट प्लान बना करके रखो, एक कॉन्फिडेंटली करो। मैंने आपको बताया कि अगर आपको सांप पकड़ने का शौक है तो पूरे हिम्मत से, पूरे ताकत से, पूरी एनर्जी लगा करके सांप पकड़ो, डरो मत। फाइनली तो जो है डेस्टिनी है, होना तो है वही जो होने वाला है। बट एक चीज़ ये है कि स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि आपकी असफलता जो है ये प्रदर्शित करती है कि आपने सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया था। तो आप अपने असफलताओं को अपनी ताकत बनाइए, आप असफलताओं से घबराइए मत। असफलताएं तो आएंगी, दे विल टीच यू कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ कमी रह गई। आप परेशान मत होइए। आज का मैंने ये देखा है कि आज का जो यूथ है उसने स्ट्रगल नहीं किया, तो उसने जो है ना, उसने जो असफलता है उसका टेस्ट ही नहीं वो किया। तो कभी भी जो है अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई, टारगेट किया 90%, अगर 70% भी आ गया, पता चलता है हमें, हम लोग देखते हैं कुछ दवाइयाँ खा के आ गए सुसाइड करने के लिए, डिप्रेशन में चले गए। तो ऐसा कुछ मत करिए। ये सब है, ये जिंदगी है, और जिंदगी कहीं एक जगह खत्म नहीं होती। There are n number of avenue। यहाँ पे आप असफल हो गए, आप दूसरा चीज ट्राई करो, लेकिन कुछ करो। डीमोरलाइज मत हो, आप अपनी गलतियों से सीखो। मतलब ये मत सोचो कि जो है ये गड़बड़ हो गया, आप ये सोचो कि ये गड़बड़ क्यों हो गया और इसको हम कैसे सुधार लें। यही एक चीज, फाइंड योर मिस्टेक एंड करेक्ट इट। यस। चलो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ये मैसेज, तो आपके माध्यम से और समाज में भी पॉजिटिविटी की क्रांति फैलने दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन याद से दबाइए। फिर से एक बार आपका बहुत 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 धन्यवाद, आपने इतना ज़्यादा समय दिया और
सही में बड़ी प्रेरणा रहेगी हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।